ताशफैन को अपने ऑफिस में देखकर वो बहुत खुश हुआ था, बल्कि जैसे ही उसने वारिक को फ़ोन करके बताया कि वो ऑफिस के लिए बाहर आया, वो खुद उसे रिसीव करने के लिए नीचे चला गया। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। देखो यार, मैं एक डायरेक्टर हूँ, ये सारे काम मुझसे नहीं होते। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी ऑफिस में इस तरह काम नहीं किया। जहाँ पर मैं काम करता था ना, वहाँ मेरी ये जॉब तो हरगिज़ नहीं थी। क्या तुम लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाते हो? वो उसके साथ अंदर दाखिल होते ऑफिस को देख रहा था, जबकि मिस महम वारिक के साथ एक हैंडसम से नौजवान को आते देख जल्दी से अपने बाल ठीक करती उठकर खड़ी हो गई। मिस महम, ये मेरे भाई हैं, आप हम दोनों के लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी अंदर भेजें, और मेरी जो मीटिंग है थोड़ी देर बाद वो कैंसिल कर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं ताशफैन के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो महम की तरफ देखते हुए बोला, जिसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जबकि ताशफैन की नज़र अब भी ऑफिस के उस दीवार पर थी। वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये WT इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा तो वारिक ने कहकहा लगा, मेरे छोटे भाई, इसका मतलब है वारिक ताशफैन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। यहाँ पर हर चीज़ तेरे नाम की है। चल अंदर आजा। वो उसे अंदर लेकर जाते हुए तफसील से बता रहा था, जबकि ताशफैन हैरान था कि उसके यहाँ ना होने के बावजूद भी उसके बाप ने उसे हर चीज़ में शामिल कर रखा था। क्या बात है, यहाँ मेरे नाम की कंपनी है और मुझे खबर ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया, जहाँ टेबल पर पड़ा वारिक का फ़ोन बजे जा रहा था। देख किसका फ़ोन आ रहा है, कोई ज़रूरी कॉल है तो आराम से अटेंड कर ले, तब तक मैं ऑफिस को देखता हूँ। ताशफैन ने उसकी तरफ देखा, जबकि टेबल के पास आते उसने घर का नंबर देख लिया था। अरे ये तो घर से फ़ोन आ रहा है, मेरे ख्याल में बाबा तेरे बारे में पूछ रहे होंगे, लेकिन वो अपने फ़ोन से भी तो बात कर सकते थे ना। उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वारिक, मैं बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से मायरा की आवाज़ सुनाई थी। बोलो। वारिक ने सर्द सांस खींचकर कहा तो ताशफैन ने उसे एक नज़र देखा। खाना खाया आपने? वो नाराज़गी से भरपूर लहजे में बोली, मुझसे ज़्यादा तुम्हारा खाना ज़रूरी है। मायरा, तुमने कुछ खाया है या नहीं? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा, जबकि ताशफैन मुस्कुराकर उसे देखने लगा था। हर चीज़ को देखने लगा। वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहता था। मैंने खा लिया, आपने खाया? मायरा खुद को उसकी फिक्र करते देखकर बोली, हाँ खा लिया है, अपना ख्याल रखना। उसने मायरा की कोई भी और बात सुने बिना फ़ोन बंद कर दिया। ताशफैन मायरा और वारिक के बारे में बचपन से ही जानता था कि उनकी मंगनी हुई है, लेकिन एक वक्त था जब मायरा का कहना था कि वो उस घर में शादी हरगिज़ नहीं करेगी, लेकिन फिर शायद वारिक ने उससे शादी कर ली थी। कैसे, क्यों, क्या हुआ, वो नहीं जानना चाहता था। बस उसके लिए इतना काफ़ी था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इस रिश्ते को निभाना भी चाहते थे। साइना, तुम वापस आ गई मेरी साड़ी पहनकर? किसकी इजाज़त से गई थी तुम मेरी साड़ी पहनकर? तुम्हें अपना शोहर दे दिया, क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम मेरी चीज़ें भी इस्तेमाल करने लगी हो? वो वॉशरूम में आकर अपनी साड़ी चेंज करने लगी जब उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की थी, बल्कि सामने शीशे में अपने पीछे खड़ी ज़ैनब को देख रही थी। उसका सर बुरी तरह से चकराया और अगले ही लम्हे वो ज़मीं पोस हो गई। क्या यार, जब भी मज़ा आने लगता है ये आंटी बेहोश हो जाती है, सारा मज़ा किरकिरा करके रख दिया। वो पैर पटकते बाहर निकल गई। हाँ, हो गया काम। डैनी अचानक उसके सामने आया। उसकी अपनी चीख निकलते निकलते बची, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, जो डरा दिया मुझे। अभी अभी मुझे लगा ज़ैनब आंटी सचमुच में आ गई हैं मुझे डराने के लिए। क्या तुम ये रोल प्ले कर रही हो? वो घबराए हुए लहजे में बोली तो डैनी ने बुलंद कहका लगाया था और उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाता उसे घर से ही ले गया। अरे स्टूपिड, पहले जाकर आंटी को वॉशरूम से हटाओ, गिर पड़ी हैं बेचारी, अगर वहीं पड़े पड़े फोत हो गई तो। वो परेशानी से उससे कहने लगी, बहुत ही ढीठ किस्म की औरत है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। तुम जाओ, गाड़ी में मेरा इंतज़ार करो, मैं उनको बेड पर फेंक कर आता हूँ। वो आंख दबाकर कहता अंदर कमरे में आया। वॉशरूम में वो बेहोश पड़ी थी। उसके जिस्म पर उसकी माँ की साड़ी थी। उसने तरस भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो तरस खाने के काबिल औरत थी ही नहीं। उसे बड़ी मुश्किल से अपने बाजुओं में उठाते वो बेड पर लाया और फेंकने वाले अंदाज में उस पर कंबल गिराता। दरवाज़ा लॉक करके लाइट ऑफ कर चुका था और अब उन दोनों का इरादा किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का था। बात हो गई तुम्हारी मायरा से? वो कॉफ़ी का कप लबों से लगाए ऑफिस का चक्कर काट कर आया था। जी जनाब, हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम फ़ोन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो ताजफैन ने अपना मोबाइल निकाल कर उसके हवाले किया। अपनी सिम का इंतज़ाम तो मैंने कर लिया था, बाबा से उनकी ले ली थी, लेकिन वो क्या है ना कि तनावुश की सिम का इंतज़ाम मैं नहीं कर सका और यहाँ आते उसका व्हाट्सएप पता नहीं क्यों बंद हो गया। तो क्या तुम मुझे घर का नंबर मिलाकर दे सकते हो? मुझे अपनी बीवी से हाल अहवाल पूछना है उसका। वो मुस्कुराते हुए बोला, अंदाज़ काफ़ी रोमांटिक था। वारिक ने जल्दी से उसका फ़ोन थामकर घर का नंबर मिलाना शुरू किया। ये लें जनाब, आप जल्दी से बात कर लें, तब तक मैं एक दो ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ, फिर तुम्हें एक राउंड लगवाता हूँ शहर का।
ओह ग्रेट यार, गुड आइडिया। लेकिन बाइक है क्या तुम्हारे पास? वो क्या है? मुझे गाड़ी में सफ़र करने में मज़ा नहीं आता। तुम्हें बाइक चलानी आती तो है ना? वो उस अंदाज में बोला कि वारिक के लबों पर मुस्कुराहट फैली। तुमसे अच्छी चला सकता हूँ, मैं बाइक का इंतज़ाम करता हूँ, तुम बात कर लो। वो कहकर बाहर निकला, जबकि ताशफियान उसकी बात से बिल्कुल भी मुतासिर ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से एक बारीक सी बच्चों सी आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, गंदे वाला भाई बात कर रहा हूँ। अपनी अच्छी वाली आपी को बुला कर लाओ, वो बिज़ी हैं। अंदाज बड़ा बेसाख्ता था। ताशफैन ने घूरकर फ़ोन को देखा। उसको कहो उसके शोहर का फ़ोन है। आवाज़ में रूप था। हम किसी के शोरों से किसी की बात नहीं करवाते, शाम को घर आकर बात कर लीजिएगा। वो फ़ोन रखने ही वाला था कि ताशफैन ने टोक दिया। मतलब मेरा ही दिमाग ख़राब है जो मैं वारिक से कह रहा था कि छोटू के लिए आइसक्रीम पैक करवा दो। अरे नहीं नहीं अच्छे वाले भैया, मेरे प्यारे ताशी भैया, आप भी ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आप आइसक्रीम पैक करवाओ ना, मैं आप ही को बुला कर लाता हूँ। वो फ़ौरन ही लालच में आ गया था। ताशफैन का कहकहा बेसाख्ता था। बहुत पहुंची हुई चीज़ था ये बच्चा। जबकि थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम ताशफैन, कहाँ हैं आप? ऑफिस गए हैं क्या? वारिक भाई के पास आपने जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? आपने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बिज़ी थी जान, इसीलिए नहीं बता सका। ये बताओ मेरी बेबी गर्ल कैसी है? उसको क्या होना है? फुल मौज मस्ती में आराम कर रही है। आप बताओ कैसा लगा ऑफिस? ठीक है, ऑफिस काफ़ी बोरिंग जगह है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तुम बताओ तुम कैसी हो और मेरे दुश्मन लोग कैसे हैं? वैसे मैंने रात को गिन लिए थे कितने हैं। वो बड़ी बेबाकी से बोला। जबकि तनावुश जो सबके बीच बैठी थी उससे बातें करती, अचानक उसका चेहरा लहू झलकाने लगा। ताशफैन मैं सब फैमिली वालों के साथ बैठी हूँ, उसने बेहद कम आवाज़ में बताया। हाँ तो बैठो ना जान, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रहा हूँ किसी के पास बैठने के लिए। मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैंने गिने थे, पूरे 8 हैं। और वो जो कमर, ताशफैन खुदा के लिए मैं सबके बीच में बैठी हूँ। उसने उसे बेबाक बातों से रोकना चाहा। मैंने सबको किस किया था, आठों के आठों को इतने प्यार से पेश आया हूँ मैं अपने दुश्मनों के साथ। उसकी घबराहट पर वो मज़ीद फैलने लगा। ताशफैन, उसने बेबसी से पुकारा। यार वैसे आठों के आठों प्यारे हैं, लेकिन जो गर्दन के पीछे वाला है ना, वो अभी बोल ही रहा था जब दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। तनावुश बेबी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसने फ़ोन को घूरते हुए दोबारा नंबर मिलाना शुरू कर दिया। अरे देखो तनावुश, फिर से फ़ोन बजने लगा। ताशफैन ही होगा, अम्मा ने पीछे से कहा तो वो मजबूर होकर फ़ोन अपने कान से दोबारा लगा चुकी थी। सख्त जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये हरकत। बीवी, सज़ा की हकदार हो तुम। कल रात अपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत से पेश आया था, आज तुमने गुस्सा दिला दिया। याद रखना। वो बेबाकी से कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि तनावुश की सच में सांस सूखने लगी। वो बेड पर पड़ी थी, उसे तेज़ बुखार था, जबकि डैनी दूसरे कमरे में अगले कदम का इंतज़ार कर रहा था। अब वक्त आ गया था आखिरी वार करने का। उसने फ़ोन उठाकर किसी को कॉल की थी। आप कब तक पहुंच जाएंगे? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ, कुछ देर तक आ जाऊँगा। दूसरी तरफ से जवाब आया। ठीक है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ बाबा को लेने के लिए। उसने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आज ये किस्सा तमाम हो जाना था। उसे यकीन था कि उसने जो सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। बदर खान के साथ उसने डील की थी। ये डील तकरीबन 1 महीना पहले ही स्टार्ट हुई थी, जब बदर खान ने कहा था कि वो उस औरत के मुंह से उसके जुर्म का इकरार करवा सकता है, और उसने बदर खान को अपनी आधी जायदाद की ऑफ़र कर दी थी। हाँ, उसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय अपनी माँ की कातला को उसके अंजाम तक पहुँचाने के, और उसे यकीन था कि अब वो वक्त दूर नहीं, बहुत जल्द वो अपनी माँ की कातला को उसके अंजाम तक पहुँचा देगा। बस आज जो उसने सोचा था सब कुछ वैसा हो जाए तो। सुने, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वो जानता था वो बुखार में तप रही है, लेकिन वो अपने दिल में उसके लिए किसी तरह के कोई नर्म जज्बात नहीं रखता था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, अगर तुम, घर ठीक हो चुका है, इंशाल्लाह हम कल वापस अपने घर चले जाएंगे। तब तक के लिए बेहतर होगा कि अपनी तबीयत ठीक करें। खुदा हाफिज़। मेरी निशा के साथ अगर ड्राइव ना होती तो मैं रुक जाता आपके लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको मेरी ज़रूरत है। ना तो आपको पहले कभी मेरी ज़रूरत थी और ना आगे कभी होगी। खुदा हाफिज़। वो कहकर बाहर निकल गया। अरे मायरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग नीचे हैं, इतनी खुशी की बात है, तुम भी सबके साथ एंजॉय करो ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो पता नहीं क्यों ऊपर की तरफ आए थे। जब उसे अकेले बैठे देखा, आप ना मेरे सामने ना आया करें, सख्त नफरत है मुझे आपसे। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसका इंतहाई बदतमीज़ाना अंदाज था। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे गलती क्या हुई है। तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करती हो? लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। इब्राहिम साहब ने उसके सामने हाथ जोड़ने चाहे। बस कर दीजिए ये ड्रामेबाजियाँ, ये ड्रामे ना कहीं और जाकर कीजिए। मेरे बाप को जान से मारकर आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी गलती क्या है?
कातिल हैं आप मेरे बाप के, और मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। आपने ही वारिक को फ़ोर्स किया है ना कि हम ये घर ना छोड़ें, लेकिन मैं ये घर छोड़ कर रहूँगी। मैं अपने शौहर के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आखिर कब तक आप मेरे शौहर को इमोशनली ब्लैकमेल करके हमेशा अपने साथ बांध कर रखेंगे? कान खोल कर सुन लीजिए इब्राहिम साहब, मैं बहुत जल्द आपका असल चेहरा अपने शौहर के सामने लाऊंगी। आपने जो किया है ना, उसकी सज़ा मैं पूरी दुनिया के सामने आपको दिलवाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आपकी हकीकत क्या है। बहुत करीब हैं आप अपने अंजाम के। वो दिन दूर नहीं जब आपकी फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलेंगे। बंद करें ये ड्रामेबाजियाँ, क्योंकि आपसे घटिया और चीप इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। वो इंतहाई गुस्से से उन्हें कहती अपने कमरे में जा बंद हुई थी, जबकि इब्राहिम साहब खामोशी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ गए। मायरा उन्हें अपने ही दोस्त का कातिल समझती थी। वो ये बात तो हमेशा से ही जानते थे, लेकिन वो उनसे इतनी नफरत करती थी ये अंदाज़ा नहीं था उन्हें तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मायरा आहिस्ता आहिस्ता हर रिश्ते को कबूल कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मायरा सब कुछ कबूल करने के बावजूद भी उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं थी, और शायद उसने कभी भी उन्हें कबूल करना भी नहीं था। उसे 3 दिन से बुखार था। जब से वो निशा के घर से वापस आई थी और आईने में ज़ैनब को देखा था, तब से उसकी तबीयत बेइंतहा ख़राब थी। लेकिन उसे पता चला था कि आज रात तक इरफान वापस अपनी मीटिंग अटेंड करके घर आ जाएगा, और कल फ़ोन पर वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उनका इरादा डैनी की शादी पाकिस्तान में ही करने का था, लेकिन उनकी इस बात पर उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कोई इरादा नहीं था कहीं भी जाने का, और उसने कहा था वैसे भी उन लोगों को पाकिस्तान में कोई ख़ास रिश्ता है नहीं, और उसने कहा था कि वैसे भी उनका कोई ख़ास रिश्ता तो पाकिस्तान में है नहीं जो वो इस बात पर एतराज़ उठाएंगे। और निकाह की रस्म तो इतनी छोटी सी हुई है, रुखसती तो वैसे भी बाद में होनी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी पाकिस्तान में की जाए यहाँ न्यूयॉर्क में। इरफान साहब कोई बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए घर आकर उन्हें इस बारे में मुतमईन करने का फ़ैसला किया। वो उन्हें बताना चाहते थे कि ज़ैनब की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की शादी पाकिस्तान में हो, और वो अपनी ज़ैनब की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। लेकिन फ़िलहाल फ़ोन पर वो इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। वो खुद में हिम्मत पैदा करते उठकर वॉशरूम जाना चाहती थी। जब उसे बाहर आवाज़ सुनाई दी, उसने बेड से उठते आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। जब उसे खटखट की आवाज़ किचन से सुनाई दी, उसे लग रहा था कोई चूड़ियाँ पहनकर किचन में बर्तन धो रहा है। यहाँ कोई मुलाजमा वगैरह तो आती नहीं थी, तो कौन हो सकता था, समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था। इतने दिनों में वो ये यकीन कर चुकी थी कि इस घर में ज़ैनब की रूह भटकती है। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो किचन में आई। जब वो रेड कलर के जोड़े में जल्दी जल्दी बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, ज़ाइना चीखते हुए वापस अंदर की जानिब भाग गई। जब सामने से आते वजूद से टकराई, उसने हैरानगी से अपने सामने खड़े बदर खान को देखा और फिर देखती ही रह गई। बदर खान पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट आई। अरे अरे मिसेस इरफान, आप इतना खौफज़दा क्यों हैं? खैरियत तो है? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? वो मुस्कुराते हुए लहजे में तंज कर रहा था। तो ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना मेरे साथ, ये सब कुछ तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, राइट? वो उसी पर शक करने लगी। क्यों? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? मैं तो तुम्हें दुनिया से हटाऊंगा, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारा रास्ता साफ किया था, तुम्हें आसानियाँ दिखाई थी, लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ़, कुछ कर ही नहीं सके। हाँ सही कहा तुमने, मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारी बातों में आ गया, जो तुम पर यकीन कर लिया। ज़ैनब कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, वो अपने शोहर और अपने बेटे को चाहती थी। तुमने मुझसे झूठी बातों में बहलवा लिया और मुझसे ऐसे ऐसे गुनाह करवाए जो शायद मुझे रोज़े महशर भी सर उठाने ना दे। वो बहुत पछतावे में था। तो तुम्हें अब रोज़े महशर का खौफ सताने लगा है बदर खान? मैंने तो सिर्फ तुमसे इब्राहिम को ख़त्म करने के लिए कहा था। उसके पूरे ख़ानदान को तुमने खुद मारा था। तुम खुद मारने के लिए आगे बढ़े थे पूरे ख़ानदान को। मैंने कब कहा था तुमसे कि मूसा खान को मरवा दो या फिर इब्राहिम के भाइयों और भाभी का कत्ल करवा दो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि उस गाड़ी में इब्राहिम नहीं है। उन लोगों को तुमने मारा था और उसकी सज़ा भी तुमने भुगतनी है। मैं इस सब में शामिल नहीं। मैंने तो तुम्हें बताया था कि गाड़ी में कौन कौन है। तुमने खुद ही उस ड्राइवर को मना नहीं किया, क्योंकि तुम खुद जायदाद के लालच में मूसा खान को रास्ते से हटाना चाहते थे। वो पुरसकून अंदाज में सारा इल्ज़ाम उसी के सर लगा गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मूसा खान का कातिल मैं हूँ, इब्राहिम को मैंने मारा, फ़हीम और उसकी बीवी का कातिल भी मैं हूँ। और ज़ैनब, जवाब दो, ज़ैनब को किसने मारा?
तुम कातिला हो ज़ैनब की। तुमने हस्पताल में ज़ैनब का कत्ल किया क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत जान चुकी थी। वो जान चुकी थी कि तुमने उसके भाइयों को मरवा डाला है। बदर खान गुस्से से चीख रहा था जबकि वो कहका लगाकर हंसे जा रही थी। बुखार की हालत में उसका मकरूह चेहरा हंसता हुआ उसके सामने था। हाँ, मैंने उसे मार डाला, इसलिए नहीं क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इरफान उसके प्यार में पागल था। यहाँ मैं उसके लिए अपने शोहर और अपने बच्चों को छोड़ने तक को तैयार थी और वो उसकी मोहब्बत में डूबा था। बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे उसका ज़ैनब के लिए फ़िक्रमंद होना, उसे पागलों की तरह चाहना, उसका ख्याल रखना। अगर वो सब कुछ ना सुनती ना, तब भी मैं उसे मार डालती। मैं उसे इरफान की ज़िंदगी से दूर निकाल कर फेंक देती। वो तो इत्तफाकन उसने उस रात सब कुछ सुन लिया और फिर मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। हालांकि ये सब कुछ करते मुझे दानियाल ने देख लिया था, लेकिन दानियाल उस छोटी सी उम्र में समझ ही क्या सकता था। फिर मैंने दानियाल को इतना टॉर्चर किया कि वो मुझसे खौफज़दा रहने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मेरा खौफ फैलता चला गया। वो जानता था कि उसका बाप कभी उस पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए दानियाल ने मुझे और बहुत से तरीक़ों से सताने की कोशिश की, लेकिन बच्चा था ना, कब तक मेरा मुकाबला करता। आखिर उसे यकीन करना ही पड़ा कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहका लगाते हुए हंस रही थी जब उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने एक नज़र बदर को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा जब एक जन्नाटेदार तमाचा उसके मुंह पर आकर लगा। अगले ही लम्हे वो ज़मीं बोस हुई जबकि सामने खड़ा इरफान गुस्से से पागल उसको देख रहा था। इरफान, इरफान, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो देखो, ये सब लोग मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं ये मेरे मुंह से क्या क्या सुनना चाहते हैं। इरफान, तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? वो अजीब ही ज़ियानी अंदाज में उसके पास आती उसके कंधों को थाम चुकी थी, जबकि उसे नफ़रत से खुद से दूर धक्का मारता पीछे हटाने लगा। इरफान साहब, आपने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि ये औरत कितनी घटिया और जलील है। आपकी बीवी ज़ैनब की कातिला यही थी। उस रात अस्पताल में इसी ने उसका कत्ल किया था और दानियाल ने ये कत्ल अपनी आंखों से देखा था। यही वजह थी कि वो खामोश हो गया, हर चीज़ से कट गया। लेकिन आपने शायद जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके बेटे के साथ क्या मसला हुआ है। आप तो बस अपनी तरह अपने बेटे को तन्हाई को भी ज़ैनब की जुदाई का नाम दे गए। हाँ, दानियाल हमेशा से जानता था, लेकिन वो जानता था कि आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए खामोश हो गया, क्योंकि 6 साल के बच्चे की इस तरह की बात मानना नामुमकिन सी बात है। और इस औरत ने दानियाल को इस हद तक डरा के रखा था कि वो चाह कर भी आपके सामने हकीकत नहीं बयान कर सका। आपने फ़ोन पर मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना। हाँ, ये हकीकत है कि इब्राहिम फ़हीम और उसकी बीवी का कातिल मैं हूँ। यहाँ तक कि मूसा खान, अपने ही सगे भाई को मैंने मारा है, लेकिन आपकी बीवी की कातिल ये औरत है। वो बोले जा रहा था जबकि ज़ाइना सिर्फ़ और सिर्फ इरफान को देख रही थी। वो बस उसे किसी भी तरह अपनी बात का यकीन दिलाना चाहती थी और उसे यकीन था वो किसी की नहीं सुनेगा, हर बार की तरह सिर्फ उसी की सुनेगा। अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो उससे पीछे नहीं हटी थी। दानियाल, पुलिस को फ़ोन करो ताकि इस कातला को अभी के अभी जेल की सलाखों के पीछे ले जाए, और जो कुछ तुमने किया है ना ज़ाइना, उसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी तुम्हें। नहीं इरफान, ये सब झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। इरफान, ये सब झूठ है, ये सारी प्लानिंग की जा रही है, ये सब कुछ वो कर रही है। वो जो किचन में खड़ी है, ये सब ज़ैनब की प्लानिंग है। वो पागलों की तरह किचन के दरवाजे पर खड़ी निशा की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि निशा खामोशी से अब सब देख रही थी। एक पल के लिए तो इरफान भी निशा को देखकर ठिठक गया। देखो, ये मेरे पास आ रही है, ये मुझे मार डालेगी, जिस तरह मैंने इसे मार डाला ये मुझे मार डालेगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे मेरे इरफान को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। हाँ, मैं फिर से जान से मार डालूंगी तुम्हें। वो पागलों की तरह कहती वहीं फ्रूट की टोकरी से छुरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ी। निशा तो खुद उसकी हरकत पर हैरान रह गई। वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि इरफान ने उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचा और एक और जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया, जबकि दानियाल निशा के आगे आ चुका था। दानियाल, खड़े क्या हो? मैंने कहा पुलिस को फ़ोन करो। ये पागल औरत इस घर में अब एक सेकंड और नहीं रह सकती। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की चार दीवारी है। इरफान उसे देखते हुए चिल्ला कर बोला, जबकि दानियाल निशा को एक तरफ करता अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा।